अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। श्रीकाकुलम की एमएलए गोंडू शंकर ने मशवरा दिया है कि तमाम लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि खलीज बंगाल में कम दबाव के असर के सबब गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद बारिश हो रही। इतवार को उन्होंने देही मंडल में कंडवानी पेट में हुदूद मकानात का मुआयना किया है। इसने देखा है कि स्लेबें मुकम्मल तौर पर फट चुकी है और बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। तमाम लोगों ने एमएलए से उनकी मदद करने की इल्तिजा की क्योंकि इमारतें गिरने को तैयार थी। एमएलए ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो महफूज मुकामात पर चले जाए क्योंकि दिन भर बारिश हो रही है। हौसला ना हारे। उन्होंने आपके मसाइल जल्द हल करने के लिए सख्त मेहनत करने का वादा किया है। तजवीज है कि मुकामी अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों को अवाम के लिए दस्तयाब होना चाहिए। उन्हें बताया गया है कि बारिशों से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं होना चाहिए और खस्ता हाल इमारतों में मौजूद अफराद को चौकन्ना रहना चाहिए। बहुत से लोग शदीद बारिश के बावजूद लोगों को बचाने के लिए पेट का दौरा कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सभी लोग शंकर को मुबारकबाद दे रहे हैं कि वो खुश किस्मत है कि एमएलए शंकर है जिनमें वो कायदाना खूबियां हैं। शेख रफी और उबैदुद्दीन ये दोनों देर रात तकरीबन 2 बजे भैंसा से तिजारत की गर्ज से तरकारियों की खरीदी करने के लिए निर्मल जा रहे थे कि अचानक बोलेरो गाड़ी नंबर AP23TA1680 का फैन ब्लेड टूट जाने पर गाड़ी को ठीक करने की गर्ज से मौजा रामपुर मंडल नरसापुर जिला निर्मल के मुकाम पर सड़क के किनारे रुका और ये अफराद गाड़ी ठीक करने मसरूफ हो गए। वहां के चंद मुकामी अफराद ने उन्हें दूर से देखा और वहां पहुंचकर 2 बातें तक सीधी तरीके से नहीं करे बल्कि इन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान रामपुर के मुकामी अफराद ने आपसी गुफ्तगू करते हुए तंजिया अंदाज में मुसलमान हैं मारो रे कहते हुए बेतहाशा मारपीट की, जिसकी वजह से वो दोनों शेख रफी और उबैदुद्दीन शदीद जख्मी हो गए और उनको इलाज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज व जनरल हॉस्पिटल निर्मल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह रहे कि रामपुर से नरसापुर पुलिस स्टेशन सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और ये 2 मुकामात कौमी शाहरा नंबर 222 पर मौजूद है। जी सर, गाँव वाले पूरे मिलके गश्ती कर रहे हैं। हाँ गश्त कर रहे हैं मुझे। गश्त कर रहे तो क्या हुआ, ये किस्मत को अपना बच्चा वहाँ पे गाड़ी रोक दिया। जी गाड़ी रोक दे के उसका सामने जाके पीछे लिया करते। गाड़ी का वो फैन बेल्ट का प्रॉब्लम है। जी सर, अब विलेजर्स क्या उन्होंने सोचे बुलेरो वाले लेके जा रहे, पूरे चोरी करके लेके जा रहे बोल के। अब उन्होंने चोरी करके आए करके उन्होंने बोल रहे जी सर, एक्चुअली यो जो गाड़ी का बेल्ट प्रॉब्लम मल्के न होता है। जी सर, अब उसमें पकड़ के पुलिस जाए, जी पुलिस स्टेशन लाके मैं सबको पकड़ने को भी समझाया। जी वो चोर रहे करके उनको वो हिसाब से नहीं सर, बेशक पकड़ना अलग बात है, मारना अलग बात है। वो ये फ्रैक्चर आया इसमें रहते। मैं दवाखाने हॉस्पिटल गया था अभी कल रात से। ठीक है वो जो भी है कॉम्प्लेक्स करके बोले जी जी सर, विलेजर्स भी बोले वो हम होना बोल के नहीं मारे ना, चोर आए करके उन्होंने निगरानी नहीं करते तो पुलिस कहीं को है। पुलिस को पहले को तरफ उनको उन लोग ऑलरेडी डेली तरकारी लाते रहते अपन लोग। मालूम कर लिया जी वो दोनों मेरे खास दोस्त है जी मैं ना हाँ मेरा दोस्त है अच्छा अच्छा। नहीं सर, केस बुक करना, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मर जाता तो एक नया टेंशन पैदा होता था ना सर। हाँ ये गैर जरूरी। और एक क्या है, गणेशों का मामला है, इसमें छोटी सी चीज हवा लग जाती सर। दूसरे में बोला ना उसको कुछ अपन इसको कलर नहीं लगा, हवा फैलाएंगे नहीं, केस कर देते उनके ऊपर, केस करेंगे उनके ऊपर। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है, शुक्रिया। इसको नहीं अपन हम क्या करेंगे, इसको ये मसला को अच्छा भाईचारे से चला लेंगे राजीव जी। नहीं आप मेरी बात सुनिएगा, फिल वक्त केस करो क्योंकि उल्टा लोगों में गलत तासुरात भी नहीं जाना। पुलिस वन साइड जारी बोले नहीं, वो तासुरात नहीं जाना बोल के आप क्या करो, केस कर दो, बाद में कुछ भी होगा तो बात करेंगे। हाँ अगर नहीं उठाए तो बच्चे हाँ फैक्ट जो है, हाँ नहीं वही फैक्ट जो है वो
गुंडा चोरी का अगर चोर है तो वाजिबी है तो बिल्कुल चोरों को मारिएगा, सब कीजिएगा, हम एक्सेप्ट करेंगे सर, लेकिन मासूम लोगों को अगर मारेंगे तो मुनासिब नहीं रहता। बात नहीं सर, तो वो मासूम लोग कभी भी सफर नहीं होना। वही सर, ओके ना? हाँ ठीक है सर, शुक्रिया सर। आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट वेब ने कहा है कि हरीश राव को अफसोस है कि रियासत में किसान खुश है। कर्जा माफी के खौफ से साबिक वजीर के आंसू नहीं रुक रहे हैं। हरीश राव गुस्से से दम तोड़ रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर ने कर्ज माफी पर अपनी बात बरकरार रखी है। किसानों को कर्ज से राहत मिलने का शोर हरीश राव में नजर आता है। हरीश राव का काम किसानों को भड़काना है। चाचा के फार्म हाउस में बामरद्दी अमेरिका में जलसा कर रहे हैं और हरीश राव हैदराबाद में जहर उगल रहे हैं। अगर किसानों से इतनी ही मोहब्बत है तो हरीश राव ने केसीआर के साथ बयान क्यों नहीं दिया? क्यों केसीआर ने एक भी किसान का दौरा नहीं किया जो बारिश की वजह से जाया हो गया है? कांग्रेस ने अपने मंशूर में कहा है कि हर खानदान को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इस बात से खता नजर के खानदान में कितने लोग हो 2 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया गया है। हमारी हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर अमल पैरा है जो बीआरएस हुकूमत ने कर्ज माफी के लिए की थी। हमारी हुकूमत ने कोई नया उसूल नहीं बनाया। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी कर्ज माफ कर दिया जाएगा। केसीआर सरकार ने 10 साल तक राशन कार्ड क्यों नहीं दिया था? अगर उस वक्त राशन कार्ड दिए जाते तो कर्ज माफी में कोई मुश्किल पेश न आती। खानदान की तस्दीक के लिए हुकूमत के पास राशन कार्ड के अलावा कोई और सरकारी डेटा मौजूद नहीं होता है। రైతు సోదరులు మనోస్థైర్యాన్ని కోల్పోవద్దని ఈ సందర్భంగా కోరుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో కుటుంబానికి 2 లక్షల రైతు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం ఆ మాట కట్టుబడి 27 రోజులలో 18,000 కోట్ల రూపాయల రుణమాఫీని బ్యాంకుల ఖాతాలోకి మళ్లించి మళ్లీ కొత్తగా రుణాలు తీసుకున్నటువంటి వెసులుబాటును మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు రైతుల్ని రుణ విముక్తులు చేసి తిరిగి రుణం పొందేలా మరి వెసులుబాటు కల్పించిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ 31,000 కోట్లు రైతుల ఖాతాల్లోకి రుణమాఫీ పేరిట మిగతా డబ్బును కూడా సాంకేతిక కారణం వల్ల ఆగిపోయినటువంటివి ఇచ్చే ఏర్పాటు జరుగుతుంది. ఎవరికైతే సాంకేతిక పరంగా రైతు రుణమాఫీ కాలేదో వారి ఇళ్ల దగ్గరికి వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు వెళ్లి ఈ యాప్లో నమోదు చేస్తూ పంపిస్తున్న సందర్భాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తూ హరీష్ రావు గారు రైతులను రెచ్చగొట్టే విధంగా రైతులకు ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి వైనాన్ని దయచేసి రైతు సోదరులు ఎవరు కూడా నమ్మవద్ద. ఈ బీఆర్ఎస్ మాటలని చెప్తున్నాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారులు ఉన్నప్పుడు ఏదైతే రైతు రుణమాఫీకి నిబంధనలు పెట్టినరో అవే నిబంధనలు ఈ 2 లక్షల రుణమాఫీ కోసం కూడా తీసుకున్న సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ కుటుంబానికి 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేయాలి కాబట్టి దానికి ఒకటే మార్గం రేషన్ కార్డులో కుటుంబ ప్రాతిపదికన చూడడం జరుగుతుంది తప్ప రేషన్ కార్డు లేకున్నా ఈరోజు 2 లక్షల లోపు ఉన్నటువంటి రుణం మాఫీ చేస్తున్నాం. అసలు ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉండి 10 ఏళ్లలో రేషన్ కార్డు ఇచ్చుంటే ఈరోజు ఈ సమస్య వచ్చేది కాదు. మీరు అధికారులు ఉన్నప్పుడు పావులా ఇచ్చి రెండోసారి అధికారం ఇచ్చిన తర్వాత మొదటి సంవత్సరము 18, 19, 20 గుండు సున్నా రూపాయి గుడిపడి మీరు ఇచ్చిన డబ్బు 1,00,000 రూపాయల లోపు మీరు రుణమాఫీ గొప్ప చెప్తుండ్రే ఆ డబ్బు ఆనాడు వడ్డీకే సరిపోయిన సందర్భం మీరు మర్చిపోయిన అడుగుతున్నా. ఈరోజు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు రైతు రుణమాఫీ చేసి తీరాల్సిందని ఇచ్చిన మాట కట్టుబడులని రుణ విముక్తం చేస్తున్నాం. కొత్తగా రుణాన్ని తీసుకునేటువంటి కార్యక్రమం ఏర్పడేస్తున్నాం. ఈరోజు రైతుల కళ్ళల్లో ఆనందం కనిపిస్తుంటే ఈరోజు దుఃఖంలో మునిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి హరీష్ రావు గారిది, కేటీఆర్ గారిది. అరే ఓవైపు రాష్ట్రము అతాకుతలమై వరదల వల్ల ఇబ్బంది పడుతుంటే ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నటువంటి గౌరవ ప్రతిపక్ష నేత గత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎందుకు వచ్చి పరామర్శించలేడని దానికి సమానం ఏం చెప్తారో అంటున్నా. కనీసం ఒక పత్రికా ప్రకటన కూడా వారికి సంతాపం తెలియపడం కూడా సరిపోలేని సమయం ఉన్న మీరు ఈరోజు ప్రజల కోసం, రైతుల కోసం, అన్ని వర్గాల ప్రజల అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి పైన కావాలని ఈరోజు చేసేటువంటి ఆరోపణలు ఏమాత్రం సబబు కాదంటున్నాం. ఈరోజు హరీష్ రావు ఏవేవో మాట్లాడుతున్నాడు. 2 లక్షల పైన ఎందుకు కట్టాలి మేము అంటున్నాడు.
ఈ రైతు రుణమాఫీని రుణ విముక్తిని చేయాలని చెప్పినటువంటి కాన్సెప్టే కదా ఈరోజు రైతు రుణ విముక్తిని చేయాలని చెప్పినటువంటి ఆలోచనతోటి ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నట్టు దాన్ని కూడా ఈరోజు మీరు దయచేసి రైతులు ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలని సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ ఈరోజు ఏవేవో మాటలు పిచ్చి పిచ్చి మాటలు ప్రేలాపనలు ఏది చేస్తున్నారో సరైనది కాదు. గతంలో వేలాది మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే పట్టించుకొని వీళ్ళు అకాల వర్షం వల్ల నష్టపోయినటువంటి రైతులకు ఏనాడు కూడా నష్టపడి ఇవ్వాలని చెప్పిన ఆలోచన రాని వీళ్ళు ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక అకాల వర్షం వడగళ్ల వల్ల నష్టపోయిన వారికి ఎకరాకు 10,000 ఇచ్చినటువంటి సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ రైతుల గురించి బీఆర్ఎస్ నాయకులు హరీష్ రావు గారు కానీ కేటీఆర్ గారిని ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిదన్న మాట సందర్భం చెప్తూ రైతులను రెచ్చగొట్టడానికి హరీష్ రావు గారు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఏవి కూడా ఫలించవన్న మాట సందర్భంగా మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ ఈరోజు రుణమాఫీ అయినా మా ముఖ్యమంత్రి గారు మాట నిలబెట్టుకుని చెప్పనే ఉక్రోషంతోనే ఈ హరీష్ రావు గారు కానీ బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు తప్ప మరొకటి కాదన్న మాట. రైతులు అవుతున్నారని చెప్పిన ఒక ఆక్రోశం బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కనిపిస్తుంది తప్ప మరొకటి కాదన్న మాట సందర్భంగా చెప్తూ రైతులను రెచ్చగొట్టడమే దయచేసి పనిగా పెట్టుకోకుండా చెప్పని సందర్భంగా నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వానికి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈరోజు కుటుంబ भैंसा के मुस्लिम नौजवान रफीक खान सब्जी फरोश और मोहम्मद उबैदुद्दीन ड्राइवर गुज़िश्ता रात भैंसा से निर्मल सब्जी खरीदी के लिए बोलेरो गाड़ी से जा रहे थे कि अचानक गाड़ी का फैन बैलेट टूट गया, जिस पर जिला निर्मल के मंडल नरसापुर के मौजा रामपुर पर सड़क के किनारे पर गाड़ी दुरुस्त कर रहे थे कि मौजा रामपुर से शरपसंद नासिर पहुंचकर उन पर हमला शुरू कर दिया। इस वाक़े की इत्तला पाकर मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया व मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद मजलिस सदर ने जिला निर्मल एसपी जानकी शर्मिला IPS से फोन पर बातचीत की और खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने और कैफरदार तक पहुंचाने का मुतालिबा किया। अलावा अजी निर्मल DSP गंगा रेड्डी और महकमा SB निर्मल जिला इंचार्ज प्रवीण कुमार से भी मोहम्मद जाबिर अहमद ने फोन पर बातचीत की और खाती शरपसंदों को फौरन गिरफ्तार करने पर जोर दिया और मुतालिबा किया है कि जब तक निर्मल DSP गंगा रेड्डी ने मौजा रामपुर पहुंचकर क़याम करते हुए खाती शरपसंदों को गिरफ्तार करके दफा 326 के खिलाफ इसके अलावा मुख्तलिफ दफात आयद करके रिमांड कर दिया गया है। 2 मुस्लिम नौजवान निर्मल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेर इलाज है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग भैंसे से निर्मल आ रहे थे, हमारी गाड़ी रामपुर पे ख़राब हो गई, हमारे फैन का बेल्ट निकल गया था, बैनुमा काम नहीं कर रहा था, तो हम लोग ब्रेक नहीं आ रहा बोल के साइड में लगाए गाड़ी, साइड में लगाए तो बानट उठाए हम लोग उतर के उठाए तो देखे हम लोग चक्कर बेल्ट निकल गया, हमारे गाड़ी का फैन बेल्ट निकल गया। तो हम लोग काम कर रहे, हम लोग आए उधर से 10-12 जन मारना चालू करे, हम लोग बोल रहे भी अन्ना नहीं होते, हम लोग चोरा बोले तो हम लोग मारना चालू कर दिए। और वो तो नाम वगैरह पूछ के मारे नहीं, डायरेक्ट मारना शुरू कर? नाम पूछे ना, मुस्लिम में बोले तो रंजाउड़ का इटले ने उन्हें बोल के बोले, हम लोग पूछे हम लोग तो उन लोग वही बोल रहे तुर्कुल अट्ला ఉంటాడు और अंदर लग गया हमारे गाँव में, लग गए गाँव में लग गए तो एक नहीं हमारी गाड़ी भी गाँव में लग गया, हम लोग लग जाके वहाँ लगा के एक नहीं कोट्टू बोले गाड़ी वालों का ढकल लेते हुए लेके गाँव? नहीं हमारे ड्राइवर को बोले गाड़ी चाबी वैसी लेके चल, तू वैसी लेके चल बोल के वैसी लग गया, वहाँ धुआं नहीं कर रहा तो भी गाड़ी वैसी लग गई ज़बरदस्ती। ड्राइवर को एक नहीं लकड़ियाँ चुबा रहे थे, नहीं लग गया तो ने चलो ठीक है बोल के गाड़ी अंदर घुसाया। फिर पुलिस आई, पुलिस 15-20 मिनट के बाद पुलिस आई, आने के बाद हमको पूछताछ करे। पुलिस को आप लोगों ने बुलाया? हाँ हम लोगों ने बुलाया पुलिस को, बोल तो 100 पे फ़ोन करें? 100 पे फ़ोन करके बुलाए हम लोग। पुलिस आई, पुलिस आने के बाद फिर तहक़ीक़ात करी वहाँ पर, जो हम लोग बताए भाई पुलिस भी देखी, हम लोगों का बेल्ट टूट गया, फिर फैन जल गया, सो फिर वहाँ जा गाड़ी लगाए हम वहाँ बताए उनको, तो बताने के बाद फिर हमारे कोई नहीं पुलिस टाउन में लेके आए, हम टाउन में लेके आने के बाद सरपंच साहब क्या बोलते, आओ मारते बरोबर मारते बोल के बोल रहा हूँ। कौन सरपंच बोले? सरपंच साहब बोले। वो तो पुलिस स्टेशन में बोले? पुलिस स्टेशन में घुसरे जब बोल रहे हैं तो ऐसे मारते बोल रहे हैं? हाँ बरोबर मारते हम लोग। कई वास्ते मतलब कोई भी मुसलमान है तो मारते बोल रहे हैं? वो अपन कैसा बोलेंगे, मुसलमान हाइट बोल के मार तू बोल रहा हूँ, उनके बच्चों को अपन मारो तो कैसा रहेगा? अच्छा
बरोबर मारतू पर आप लोग रोज आते हैं मैं डेली? डेली निर्मल है कि नहीं 8 महीने चलतू जी। बोल तो तरकारी ले जाते हैं तरकारी आप लोग? में अच्छा 8 महीने भैंसे से मैं आज 2 बजे निकला था। मैं पूरे सीसीटीवी कैमरे बताता हूँ आपको। पेट्रोल डीजल है कि नहीं मैं कि नहीं अपने HP पेट्रोल पंप पे डाला 2 बजे निकल के सीधा मैं 50 को या 40 को वहाँ था नरसापुर, 30 को था नरसापुर पे 2:30 फिर वहाँ से 10 मिनट लगे मेरे को वहाँ आने का। उन्होंने हमारी गाड़ी ख़राब होगी तो हम लोग क्या करेंगे, रुके तो उन लोग आएगी धड़ा मारना चालू करे। वो जो मोटे मोटे बैल के उसको रहते हाँ, हाँ। नहीं साइड को लकड़ियाँ से मारे। गड़गोबे बोलते हैं गुड़गुड़े। गड़गोबे बोलते हैं उसको। क्या नाम क्या है आपका? मेरा रफ़ीक खान है। कितने लोग थे आप वहाँ? हम लोग दोनों थे। उबैद खान आपके ड्राइवर साहब का नाम उबैद खान। उबैद। तो क्या उनको भी मारे? हाँ उनको भी मारे। उनको भी कि नहीं यहाँ पर पहले तो उनको राड डाले आली स्क्रू डाले आला यहाँ उनका एक्सरा है यहाँ पर राड डाले आली उनको अच्छा हुआ उनको यहाँ लगा बोल के वही उनको स्क्रू पे लगता था तो हाथ टूट जाता था। हम लोगों को ये मेरी यही जिताएगी भाई हमारे इंसाफ चाहिए। ठीक है बेटा इंशाल्लाह चलो भाई। अपने खाग एरिया खान शेब हल्के में अपनी मुहिम जारी रखते हुए PDP के उम्मीदवार खान साहब मंजूर वानी ने इतवार को मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। लोगों से मुलाकातें की और आने वाले असेंबली इंतखाबात में उनकी हिमायत और वोट की अपील की है। अपनी मुहिम के दौरान वानी ने पापलूरा, पोशकर और मलपुरा, राउतपुरा समेत कई इलाकों का दौरा किया है, जहां मुकामी लोगों ने उनका प्यार से इस्तकबाल किया है। रिहायशियों ने उनकी फलाह बहबूद के लिए उनकी लगन को तस्लीम करते हुए उन्हें अपने ताउन का यकीन दिलाया। अपनी मुहिम के जरिए वानी का मकसद लोगों से राब्ता कायम करना और उनके खदशात को समझना है। इस बात को यकीनी बनाना है कि उनकी आवाज सुनी जाए और उन पर तवज्जो दी जाए। उनका घर घर तरीके राय दहिंदगान के साथ गूंज रहा, जो उन्हें एक रोशन मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा। धोखा दे रहे हैं, प्रेस वाले धोखा दे रहे हैं। आप उनको क्यों नहीं पूछते ये गलत स्टार क्यों लगाते हो? जब अभी किसी का सिंबल अलर्ट ही नहीं हुआ अदर कैंडिडेट का तो वो कैसे लगा सकता है? प्रेस वाले क्या करते हैं? प्रेस वालों का क्या फर्ज बनता है मुझे पहले यही बताइए। सवाल किया उनसे कि ये गलत क्यों बोल रहे हैं? अगर अभी सिंबल किसी का अलर्ट नहीं हुआ तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? गलत स्टार क्यों लगाते हैं उन पोस्टों पर? कहने का कहाँ हुआ? अभी लास्ट डेट है कल फॉर्म बहुत ज्यादा वायलेशन है। क्यों नहीं वायलेशन है ना और क्या है? मंजूर साहब एक अहम मंजूर साहब अब आपने तो आपको क्या लग रहा है, क्या सही आवाज है ये कश्मीरी कौम की? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। 2002 याद कीजिए जब मुफ्ती साहब ने लोगों को रिलीफ दिलवाया, जब लड़के घर पर ही सोते नहीं थे, कपड़े ही निकाल नहीं सकते थे, क्यों नहीं दिलवाया? दिलवाया जरूर। एक तरफ से मैंने तकरीर में बोला ना अभी 370 जो वापस लाना है ये बड़ा मुश्किल मामला है, ये कोई आसान बात नहीं है। लीडरों को चाहे कि सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये 370 हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने सबसे बड़ा ऐवान है वापस लिया। अगर वह वापस दे सकता है वही दे सकता है। याद कीजिए 1996 में जब एनसी की गवर्नमेंट थी 2/3 मेजॉरिटी थी एनसी के पास थी ना, उन्होंने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया तो मरकज ने वो वर्दी की टुकड़े में फेंक दिया। अगर यहां से कोई रेजोल्यूशन जाता भी असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी होगी भी तब भी जब पार्लियामेंट पास करे तब बात बन जाती है। ये क्या वो कह रहा था? मंजूर साहब आप कोशिश करेंगे, हमने बोला कोशिश करेंगे। वेडला मूरी कृष्णा स्वरूप कौमी सदर दलित बहुजन पार्टी और वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा SC/ST की दर्जाबंदी और इस SC/ST रिजर्वेशंस में मुजरिम के निफास पर फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तमाम दलित लोगों से मुतालिबा किया गया है कि SC/ST की दर्जाबंदी के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ी जाए। అది కుల వివక్షత, వర్ణ వివక్షత, ఏ వివక్షత అయినా డిస్క్రిమినేషన్, సామాజిక వివక్షతకు గురవుతున్న కులాలు, జాతులు దే ఆర్ ఓన్లీ ఎలిజిబుల్ టు డాట్ రిజర్వేషన్స్ అని రాజ్యాంగం చెప్తుంది. అది పక్కన పెట్టి ఈడబ్ల్యూఎస్ పార్లమెంట్లో వీళ్ళు చట్టం చేసేసారు. అది కూడా మరి SC/ST రిజర్వేషన్స్లో మరి ఆ సాంప్రదాయాలు ఎందుకు పాటించరు? పార్లమెంటు చాలా ఎందుకు చర్చించరు? అసలు దేశంలో SC/ST జనాభా ఎంత ఉందో ఎందుకు సెన్సస్ తీయరు? అసలు సెన్సస్ తీసారా మీరు? ఎవరో MRPS 1981లో
జస్టిస్ రామచంద్ర కమిషన్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంలో తీసుకొచ్చిన 1981 సెన్సస్ తీసుకొస్తారా? మీకేం దమాటు పనిచేయదా? ఇప్పుడు 2021-24 సెన్సస్ తీయండి, అసలు ముందు సెన్సస్ తీయండి, తర్వాత చూద్దాం వడ్డీ రేట్ల సంగతి చేయాలా వద్దనేది. సెన్సెస్ మీ దగ్గర లేవు, ప్రభుత్వాల దగ్గర. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫుట్బాల్ ఆడుకున్న దళిత జీవితాన్ని. ఇక్కడ ఇంకో గమ్మత్తు జరిగింది. అసలు ఎస్టీల సరే ఎస్సీలు గొడవ పక్కన పెడదాం, ఎస్టీల రిజర్వేషన్లు వడ్డీ చేయమని ఎవడు మాట్లాడాల. సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసారంటండి, ఎవడు వేయరా. మరి సుప్రీంకోర్టు ఎందుకు ఎంటర్ అయిందండి ఎస్టీ రిజర్వేషన్స్లో? ఇక్కడ చూసారా వాళ్ళ మతలబు. ఎవరైనా షెడ్యూల్ తెగలకు సంబంధించిన రిజర్వేషన్లు వడ్డీకరణ చేయమని సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేశారా? ఒక్క కేసు వేశారా? లేదు. మరి ఎందుకు సుప్రీంకోర్టు డివిజన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ ఎంటర్ అయిందండి? సరే ఎస్సీల కోసం అయితే కొట్లాట జరిగింది, మీరు ఏదో గాడి గుట్టి తీర్పిస్తున్నారు. మరి షెడ్యూల్ ట్రైబల్ కూడా వడ్డీకరణ చేయమని మీరు ఎట్లా మాట్లాడతారు? ఎవరైనా సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేశారా? మీరు ఎందుకు ఇచ్చారు తీర్పు? అంటే దీని వెంట కుట్ర ఏంటి? అంటే సుప్రీంకోర్టును కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టుకొని మొత్తం రాజ్యాంగ సంస్థల్ని, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, రిజర్వ్ బ్యాంకులు, అన్ని రాజ్యాంగ సంస్థల్ని వాళ్ళ చేతిలో పెట్టుకొని ఈ దేశంలో రాజకీయాలు చేయడానికి కుట్రలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనువాద పాలకులు, దోపిడీ కులాల రాజకీయాల కోసం ఈ ఎస్సీ వడ్డీకరణ తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి ఎస్సీ వడ్డీకరణ అంటే మాలామతుల సమస్య కాదు, యావత్తు దళితుల భవిష్యత్తు సంబంధించింది. అందువల్ల దళితుల భవిష్యత్తు సంబంధించిన విషయంలో మేము ఒక దళిత పార్టీగా, దళితుల పక్షపాతిగా, ఖచ్చితంగా దళిత కులాలకు సంబంధించిన అందరి మేమేమి మాదిరికి వ్యతిరేకం కాదు. ఎస్, వడ్డీకరణ జరిగితే మాదిరిలు కూడా నష్టపోతారు. వాళ్ళు మెజార్టీగా ఉన్న జిల్లాల్లో వాళ్ళు కూడా నష్టపోతారు. ఇప్పటికే తెలంగాణలో అన్ని యూనివర్సిటీస్లో మన మాదిరి సోదరులు బాగా మరి అవకాశాలు పొంది ఉన్నారు. మంచిదే. లిట్ క్యాప్ సంస్థలు, కార్పొరేషన్స్, దళిత బంధు, ఆ బంధు, అన్నీ సంపాదించుకున్నారు. ఇంకా సంపాదించుకోవాలి. మరి అబద్ధాలు చెప్తారు మీరు. మేము వెనుకబడి ఉన్నామండి, మేము దోచుకున్నాం. ఎవరు దోచుకున్నారయ్యా? ఉత్తర భారతదేశంలో మాదిగలు మొత్తం డెవలప్ చేయలేదా? ఈరోజు భారత బంధులో 99% పాల్గొని మాదిగలు కాదా? చమార్ సమాజ్ వర్గం కాదా బంధువు ప్రకటించేది, సక్సెస్ చేసింది, వడ్డీకరణ వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసేది? నాన్సెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆర్డినెన్స్ తెచ్చేసేయండి. ఏం తెచ్చేది? ఆర్డినెన్స్ ఇస్తాం, ఊరుకోం. ఆర్డినెన్స్ సవాల్ చేస్తాం. మాకు తెలుసు. ఇంకా రేవంత్ రెడ్డికి రాయి ఏబీసీలు తెలవలేమో రాజ్యాంగం ఏంటో మాకు బాగా తెలుసు. అవసరం మీద రేవంత్ ఇంటికి పంపిస్తాం, బిడ్డను వ్యాన్ నుంచి వచ్చేవో అడిగి పంపిస్తాం. అర్థమైందా? ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయ సంక్షోభాన్ని తీసుకొస్తాం. అవసరమైతే రాజకీయ సంక్షోభాన్ని తీసుకొస్తాం. ఇప్పటికే అసెంబ్లీలో रविंद्र भारती प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा, सहाफी डॉक्टर है जो मुआशरे का इलाज करते हैं। इस दिन वाईएसआर ने उनकी फलाह बहबूद के लिए मकानात के प्लॉट अलर्ट करने का फैसला किया है। सहाफियों की रिहाइश का फैसला करने में कोई जल्दी नहीं। हमारी हुकूमत आपके मसले का मुस्तकिल हल फराहम कर रही। पेशा वाराना इज्जत को कोई नहीं बढ़ा सकता, इसे हमें खुद बढ़ाना होगा। अवामी हुकूमत अवामी राय और सहाफियों की तजावुजात के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी हुकूमत की पॉलिसी निजाम पर एतमाद बढ़ाना है और सहाफत भी निजाम का हिस्सा है। इन दोनों सियासी जमातें नजरियात फैलाने के लिए अखबारात निकालती है और उन तमाम सहाफियों की बदनामी हो रही है क्योंकि कुछ क्या करते हैं। कुछ सहाफी लफ्ज के मायने बदल रहे हैं। ऐसे लोगों को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। ये हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हकीकी सहाफियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। कुछ रसायल जुबान के मायने में लाइन क्रॉस करते हैं। वज़ीर आला के ओहदे की भी तजलील की जा रही है। वो सिर्फ सियासी जमातों के मालिकान की हिफाजत को तरजीह देते हैं। हकीकी सहाफियों को ऐसी हरकतों को ऐसे लोगों से मंसूब नहीं करना चाहिए। हकीकी सहाफियों की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। मीडिया एकेडमी को हेल्थ सिक्योरिटी कार्ड्स और दीगर मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए नए तरीक़ेकार तैयार करने की हिदायत की गई है। हम उनके लिए काबीना की मंजूरी देने की जिम्मेदारी लेंगे। तेलंगाना में सियाहत, तवन्नाई, खेलों की कोई पॉलिसी नहीं। तेलंगाना के पास पिछले 10 सालों से कोई हकीकी पॉलिसी नहीं है। हम आप में से एक है। आपके मसाइल हल करने की जिम्मेदारी हम पर है। मीडिया एकेडमी को खुसूसी तरक्याती फंड से 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसी को रिहाइश की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अहले उम्मीदवारों को फ्यूचर सिटी में शिराकतदार बनाया जाएगा। आइए हम सब फोर्थ सिटी और फ्यूचर सिटी की तामीर में हिस्सा लें। तेलंगाना एग्रीकल्चर कमीशन के नए मुकर्रर करदा चेयरमैन श्री कोदंडा रेड्डी, रियासत तेलंगाना कर्नाटक एकेडमी के चेयरपर्सन श्री कोदंडा रेड्डी और डॉक्टर विनय पंजाला ने आज वज़ीर आला उत्तम कुमार रेड्डी से उनकी हैदराबाद रिहाइश गाह पर मुलाकात की। वजीर ने चेयरपर्सन को मुबारकबाद दी और उनकी नई कोशिशों में कामयाबी की ख्वाहिश की है।
जिला निर्मल के नरसापुर मंडल के मौजा रामपुर में आज देर रात गए शरपसंदों की टोली की जानिब से 2 मुस्लिम नौजवानों को उनका नाम पूछकर बेरहमी के साथ मारपीट करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक जिला निर्मल के शहर भैंसा से ताल्लुक रखने वाले शेख रफीक खान वल्द हुसैन खान उम्र 23 साल, पेशा मजदूरी, और एक नौजवान उबैदुद्दीन 24 साल जो पेशे से ड्राइवर है, उनको बोलेरो गाड़ी जिसका नंबर AP23TA1680 है, हस्बे मामूल रोज की तरह देर रात गए भैंसा शहर से निर्मल तरकारी खरीदने जा रहे थे। जैसे ही वो मौजा नरसापुर के आगे आए, उनकी बोलेरो पिकअप गाड़ी के इंजन से कुछ आवाजें आना शुरू हो गई और इंजन से धुआं उठने लगा। जैसे ही इसकी नजर ड्राइवर पर पड़ी, ड्राइवर ने गाड़ी को मौजा रामपुर पर रोककर गाड़ी के इंजन को चेक करने के लिए गाड़ी से नीचे उतर कर देखा, जिस पर इंजन को चेक करने पर पता चला है कि इंजन में मौजूद फैन ब्लेड का टूटकर इसमें मौजूद पंखा भी टूट चुका है। जिसके बाद इसको दुरुस्त करने के लिए रास्ते से गुजर रही गाड़ियों की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन रात काफी होने की वजह से रास्ते से गुजरने वाली किसी भी गाड़ी की मदद ना मिली। इसी दौरान मौजा रामपुर के कुछ शर पसंदों की टोली ने अचानक सामने से आते हुए बगैर किसी तहकीक के उन दोनों पर लकड़ियों की मदद से जानलेवा हमला कर दिया और उनका नाम पूछते हुए मारो इनको, ये मुसलमान है कहते हुए बेतहाशा लकड़ियों से हमला करते हुए उन्हें शदीद जख्मी कर दिया है। जिसके बाद शोर पुकार पर मौजा के लोगों ने पुलिस को 100 नंबर पर इतला दी, जिस पर नरसापुर पुलिस फौरी मुकामी हादसा पहुंच गई और दोनों जख्मी नौजवानों को अपनी हिफाजत में ले लिया और अपने रथा रश्तीदारों और उनके इतला देने की बात कही, जिस पर जख्मी नौजवानों ने अपने रिश्तेदारों और मालिक को फोन करते हुए इतला दी और उन्हें नरसापुर पुलिस स्टेशन पहुंचाया। बाद अज़ा उन दोनों के अफराद खानदान ने नरसापुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर बातचीत की और जख्मी नौजवानों को इलाज और मुआलजे की गर्ज से निर्मल के गवर्नमेंट एरिया अस्पताल लेकर गए हैं, जहां उन दोनों का इलाज कराने के बाद पता चला है कि मोहम्मद रफीक खान जो पेशे से मजदूर है, जिसके सीधे हाथ पर फ्रैक्चर आया है, जिसको ड्यूटी डॉक्टर ने उनके अफराद खानदान से कहा है कि उनकी सर्जरी करना पड़ेगा। ये कहते हुए रफीक खान को अस्पताल में शरीक कर लिया गया, जिसके बाद अफराद खानदान ने निर्मल शहर के सियासी, समाजी, मिली तंजीमों के जिम्मेदारों से रब्त पैदा करते हुए उनको इंसाफ दिलाने की अपील की है। जिसके फौरी बाद निर्मल मजलिस सदर अजीम बिन यहिया और जमात उलमा के वफद ने दवाखाना पहुंचकर जख्मी नौजवानों की आदत करते हुए उन्हें इंसाफ दिलाने का यकीन दिया। जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला से फोन पर रब्त पैदा किया गया और उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है, जिस पर जिला एसपी जानकी शर्मिला ने फौरी हरकत में आते हुए निर्मल डीएसपी गंगा रेड्डी को इस मामले में फौरी मुदाखलत करते हुए इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की हिदायत दी। जिसके बाद पुलिस फौरी हरकत में आते हुए एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हुए और कहा है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। इस मामले में मौजूद खातियों को बख्शा नहीं जाएगा और अवाम से भी अपील है कि वो सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करे। कि आपने अक़लियत दोस्त होने का दावा किया है, क्या असेंबली इंतखाबात में जिन मुसलमानों ने आपको वोट दिया और पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना में जो मुसलमानों ने वोट दिया, आप उसका ये सिला दे रहे हैं? अभी तक चीफ मिनिस्टर अपनी चुप्पी नहीं तोड़े हैं। हम लोग ये बाज़ाब्ता आपको आगाह करना चाह रहे हैं कि आप फौरन इन खातियों के ऊपर अगर गिरफ्त नहीं करेंगे, जो मुजरिम है उसके ऊपर अगर उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया और यहाँ के नौजवान और मुसलमान जो आज सहमे हुए हैं उसको पूरी हालत अगर बहाल नहीं की गई, और तो हम बहुत ही अनकरीब सेक्रेटरीट के सामने, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के सामने धरना देंगे, एहतजाज करेंगे कि आप या तो रियासत में अमन कायम करो या नहीं तो आप अपनी, अगर इख्तिदार एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास कंट्रोल नहीं है तो इस्तीफा दे दो। चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दे, अगर उनसे ये कुछ संभाला नहीं जा रहा। कितने फसादात हुए। और कल रात की बात है कि भैंसा से 2 नौजवान जो तरकारी की तिजारत की गर्ज से गाड़ी में जा रहे थे निर्मल के लिए, वहाँ पर उनकी गाड़ी रामपुर के एक इलाके में ख़राब हुई। उतर के जब उन्होंने अपनी गाड़ी बनाना शुरू की, बिला किसी वजह के एक मॉब आकर उनके ऊपर हमला कर दिया और 2 नौजवान अब निर्मल के दवाखाने में ज़ेरे इलाज है। और इतना करने के बाद फिर वही नौजवान जिन लोगों ने हमला किया है वही लोग एहतजाज कर रहे हैं रामपुर में। तो कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में
हम ये कहना चाहेंगे कि फिरका परस्तों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। फिरका परस्तों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। जो लोग नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं और तशद्दुद बर्पा कर रहे हैं, उनकी जगह पुरअमन शहर में रहने की नहीं, उनको जेलों के अंदर डालना चाहिए। अगर इनके साथ नरमी का रवैया किया गया और चीफ मिनिस्टर ऐसे ही खामोश रहे, तो फिर जो पहले से सीएम साहब के बारे में यह कहा जा रहा था कि ये एक आरएसएस के आदमी हैं, तो मुसलमान इसको यकीन कर लेंगे कि ये लोग अंदर से आरएसएस के हैं, इस्लाम मुसलमानों का नुकसान होता हुआ देखकर खामोश है। और जब पहले वाली जो कांग्रेस थी, जो हमारे अकाबिरीन बार बार कहते हैं कि लचकदार पॉलिसी की वजह से इनकी तरफ से इनकी पार्टी इख्तिदार से गई थी, और अब ये समझे थे कि अब जो कांग्रेस है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की क़ियादत में चल रही है, वो बिल्कुल सेकुलरिज्म और मुल्क में दस्तूर को बका के लिए वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि मरकज़ की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस अलग है, रियासत की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस अलग है। वो कांग्रेस सेकुलरिज्म के लिए बका के लिए लड़ रही है और रोड पर उतरी हुई है। तो यहाँ की तेलंगाना की जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वाली कांग्रेस है, वो कांग्रेस वही नुकसान पहुंचाने पर जो लोग फिरका परस्त इख्तिदार करने वाले सूबे हैं, उनसे ज़्यादा यहाँ पर मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। चुन चुन के दुकानों को जलाया गया, चुन चुन के मकानात को जलाया गया और कई जायदादों का नुकसान हुआ। तफसीली रिपोर्ट हमारे पास है, हम मरकज़ को रवाना करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसके बाद जो मेदक में हुआ, पहले मदरसे पे हमला हुआ, फिर मदरसे पे हमले के बाद जो लोग ज़ेरे इलाज थे उनके ऊपर हमला हुआ, मुकदमात दोनों पे दर्ज हुए, यानी मुसलमानों पे, मजलूमों पर। अगर जैनूर में अगर ऐसा होता है, क्योंकि साबिक में भी बेखसूर मुसलमानों के ऊपर संगीन दफात लगाए गए, 76 से ज़ायद नौजवानों के ऊपर मुकदमात लगे हैं। अब अगर आप ये हरकत करते हैं, पुलिस अगर सिर्फ फिरका परस्तों को खुश करने की नीयत से जो बेखसूर है, अगर उनके ऊपर मजीद मुकदमात अगर दर्ज होंगे, तो बसूरत दीगर पूरी रियासत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। आप अमन बाकी रखो। सीएम साहब अगर अमन चाहते हैं तो आप इस तरह के वाक़यात के ऊपर कड़ी और सख्त नज़र रख के इनके ऊपर कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी के एमएलएज, एमएलसी, एमपीज जिन्होंने नौमुंतखब तेलंगाना पीसीसी सदर मिस्टर महेश कुमार गौर से मुलाकात की है। कांग्रेस पार्टी के एमएलएज ने नौमुंतखब तेलंगाना पीसीसी सदर महेश कुमार गौर से बशुक्रिया मुलाकात की। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोठागोर डैम के कानून साज एमएलए कोनैनी ने अकेरू सैलाब सदा इलाकों का दौरा किया है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कानून साजों के एमएलए कोनैनी ने सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी हेमंत राव के साथ खम्मम जिला देही मंडल के कसना टंडा अकेरू के सैलाब से मुतासरा गाँव का दौरा किया और कम्युनिस्ट पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम कंबल, 5 किलो चावल का पैकेट, खाना पकाने का तेल, कपड़े तकसीम किए हैं। खम्मम जिला में हिंदुस्तान के जिला सेक्रेटरी पोटू प्रसाद, सीपीआई राष्ट्रीय समिति के अरकान मौलाना, सीपीआई के जिला एग्जीक्यूटिव मेंबरान डांडी सुरेश, जमोला जितेंद्र रेड्डी, ताती वेंकटेश्वरलू, रवि शर्मा, सीएच सीता, माँ लक्ष्मी, कृष्णा, पोटू कलावती, एपोरी लता देवी, सरपंच अजमेरा रामवर, बिनवंत रामूर्ति और एआईएसएफ रामकृष्णा, आईआईएफ श्रवण कुमार, मधुपल्ली लक्ष्मण और शिवा ने हिस्सा लिया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।